उसके अंदर अलग से उसके अंदर नॉमिनेट होता है। जबकि शिया की अगर खुद ही ब्रांच है आगा खानी और गोरा तो तफरकाबाजी को फरोग देने की कोशिश है, और अगर वो करना है तो फिर सुन्नी जो सेक्शन है उसके अंदर भी जितने हैं वो उनको भी नॉमिनेट करना चाहिए। तो ये एक साजिश है कि जो आगा खानी और गोरा इनका कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होते, असल तो जो दूसरी है सुन्नी शेख जो उसकी तरफ से औकाफ की जो बड़ी मिकदार है वो उनके जरिए वक्त होती है, तो इसलिए उनका बराबर है। वो शिया करें दोनों उसमें आ जाते हैं, वो जिसको नॉमिनेट करना वो करें। एक उसके अंदर खराबी जो मनफी है मेरी समझ से हुए कि सेक्शन 83 जो ट्रिब्यूनल के बारे में है अभी मौजूदा वर्क एक्ट का, उसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर पहले से ही एक सेशन का जज रहता है और एक गवर्नमेंट का एक ऑफिसर रहता है, और तीसरा जो फर्द है 3 आदमियों का मिलकर के बनता है ट्रिब्यूनल, और तीसरा जो फर्द है मुस्लिम लॉ का एक एक्सपर्ट उसके अंदर रहता है। सबसे ज़्यादा पावर जो जुडिशरी से आता है उसको है, उसी की बात ज़्यादा मानी जाती है। अब ये लोग टर्निंग करके उसके पावर्स को ख़त्म कर रहे हैं, और वो जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे रहे हैं। इसके अंदर अपील और रिवीजन पहले से ही है, अपील वगैरह हाईकोर्ट उसके सुन सकती है, उसको रिवाइज कर सकती है, जजमेंट कैंसिल कर सकती है। ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसके ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई अपील नहीं, जबकि अपील का प्रोविजन है। ये लोग सिर्फ ये तो ट्रिब्यूनल के पावर्स कट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्रिब्यूनल नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के अंदर कमों में तकरीबन 70 ट्रिब्यूनल है, अगर उसको करना है तो सब जितने ट्रिब्यूनल्स हैं सबका करना चाहिए, और नहीं तो फिर इसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वक्फ एक्ट का जो 2013 का अमेंडमेंट है, इसका सबसे बेहतरीन जो प्रोविजन है वो सेक्शन 108A है, जो वक्फ एक्ट को ओवर राइडिंग इफेक्ट आता करता है। ओवर राइडिंग का मतलब ये है कि किसी दूसरे एक्ट से जब ये मुतसादी होगा या दोनों के अंदर जब कोई डिस्प्यूट होगा तो उस सूरत हाल में वक्फ एक्ट जो रहेगा ये प्रिवेल करेगा, इसकी बात मानी जाएगी। ये लोग इस सेक्शन 108 को इसके अंदर से निकालने जाते हैं, तो ये जितने भी अवकाफ हैं इसकी तबाही का सामान करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। एक इसके अंदर प्रोविजन ये किया गया कि 6 महीने के अंदर जितने वक्फ हैं ये सब का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जो आज काम 20 साल 25 साल 30 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में होगा नहीं। अब चूँकि कलेक्टर के पास उसका करना पड़ेगा रिकॉर्ड, तो कलेक्टर उसके अंदर जिसका नहीं चाहेगा गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी लगने वाली है उसका रजिस्ट्रेशन वो किसी सूरत में नहीं करेगा, और आखिर वो वक्त की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ज़ाया होगी या फिर वो गवर्नमेंट जिसको देना चाहती है उसके पास चली जाएगी। सेक्शन 52A जो इंक्रोचमेंट के बारे में पहले ऐसा था कि इंक्रोचर जो थे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इनके ऊपर होता था, और नॉन बेलेबल ऑफेंस ये लोग को ऊपर होता था। 2 साल की उसके अंदर कैद व मुशक्कत की सज़ा थी, वो ये लोग अब उसको कॉग्निजेबल की बजाय अब नॉन कॉग्निजेबल करने जा रहे हैं, और नॉन बेलेबल की बजाय उसको बेलेबल करने जा रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। मेरी ऐसी समझ है कि ये जो नया बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 14 आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 30 ये सब की खिलाफ वर्जी करता है। ये समाज के अंदर तफरका पैदा करता है, ये जमहूरी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है, और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन। अब 2 चीज़ें जो मुझे ये बिल के अंदर मुझे ऐसी नज़र आई, हर एक को उससे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, इख्तिलाफ तो बहरहाल हर आदमी उसके अंदर रख सकता है, कि सेक्शन 72 के अंदर अभी जो मौजूदा एक्ट है एनुअल वक्फ फंड जो अप टू 7% इनको इम्पोज करने का राइट है, तो उसमें मेरा कुछ थोड़ा बहुत एतराज़ पहले से गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट ने उसको सुना नहीं कि ये जो एनुअल फंड है इसका जो बेस है ये फॉर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड है, ये बेस पे वो लोग को चार्ज करने का राइट है। मेरा ये एतराज़ था कि जब हमारा वक्फ बोर्ड जो है वो जितनी सर्विसेज देता है तो हर सर्विस का वो एक्स्ट्रा से पैसा लेता है। हर चीज़ के एप्लीकेशन चेक रिपोर्ट दाखिल करेंगे पैसा लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे पैसा लगेगा, आप उसके अंदर आर्टिकल्स टर्निंग करने जाएंगे, जेरॉक्स यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज़ की सर्टिफाइड इनसे लेंगे तो 40 रुपये लगता है, जबकि बाहर वो काम 50 पैसे लगता है। तो ये जब लूटमार पहले से चल रही है तो सर्विस चार्ज इनको लगाने का हक ही नहीं है, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट उसको 7 से 5 कर रही है, तो लेकिन मेरी ये समझ है कि वो एक तजवीज़ जो है वो बेहतर है। हालांकि 5 की बजाय वो 2 होना चाहिए या वो सीधे से होने नहीं चाहिए। ये लोग पहले सर्विसेज के ऊपर GST भी लेते थे, उसको मैंने कंप्लेन किया और भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, निर्मला सीतारमण ने उसका जवाब दिया
और अलहमदिल्ला GST जो टैक्स है 18% ये सर्विसेज एनुअल फंड सर्विसेज टैक्स और प्लस GST। अब वो GST अभी पिछला कुछ महीनों से लोगों ने यहाँ पे महाराष्ट्र में हटा दिया, बाकी रियासतों का मुझे इल्म नहीं। दूसरी बात जो इस बिल के अंदर जो मुझे बेहतर लगती है वो ये कि गवर्नमेंट ने कहा है कि पूरे इंडिया के जितने औकाफ है सबका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। तो मेरी समझ है कि अच्छी बात है, कंप्यूटराइजेशन हो जाना चाहिए ताकि कोई हिंदुस्तान का कोई बंदा कहीं से कुछ देखना चाहे कि किसी शहर में कितनी प्रॉपर्टी वक्त है या कोई वक्त कहीं है या नहीं है और उसकी क्या डिटेल्स है, रजिस्टर्ड है, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन जिम्मेदार है। तो वो कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी उसमें थोड़ा सा आ जाए। इनकी जो रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशन है उसमें मेरा ये थोड़ा सा ये इख्तलाफ है कि वो 6 महीने की वो जो कंडीशन उनको निकालना चाहिए। ट्राइब्यूनल के अंदर अपील का जो ये लोग प्रोविज़न ला रहे हैं उसमें मेरी समझ ऐसी है कि अपील की गुंजाइश तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपील जो सुनेगा उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन रहना चाहिए कि वो वक्फ के बारे में अपील सुनने के लायक है। वक्फ का जो एक्ट और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल एक यूनिक किस्म की, इसके जैसी दूसरी में कोई प्रॉपर्टी रहती है ना, इसका कोई दूसरा निज़ाम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंसान के हाथ से निकल के अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और ऐसा दूसरी कोई सूरत में नहीं होता, ना ट्रस्ट में होता है, ना सोसाइटी में होता है, ना और किसी चीज़ में होता है। तो इसलिए जिसको ये समझेगा नहीं कि ये प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए और हमेशा के लिए होगी, वो रिवर्सिबल है, वो कभी वापस नहीं हो सकती, तो वैसा कोई अगर जज है जिसको वक्फ के बाद इस्लामी फिक़ह की पूरी मालूमात है और वक्त की शरीय की बारीकियों से वो वाकिफ है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी अपील में कोई एतराज़ नहीं, ऐसी मेरी समझ। हम लोगों को जो इस बिल के अंदर चाहिए वो मैंने आपको बताया कि ये डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और CWC और वक्फ बोर्ड के जो इंट्रांस नामजद किए जाते हैं तो इनमें यानी जो उसके काबिल है, जो अल्लाह से डरता होगा और जिसको शरीयत की मालूमात होगी या जो औकाफ के जिम्मेदारान हैं, ये आपस में से जिसको करना चाहें करें। ये नॉमिनेशन का जो पूरा सिस्टम है ये मेरी समझ ऐसी है कि इसको उठा करके फेंकना चाहिए। वक्फ बोर्ड जितना इनका परफॉर्मेंस का एक ऑडिट होना चाहिए कि इनके पास कितनी, जैसे महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास में, लेकिन आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसका कोई कहीं से कोई वजूद नहीं है, पूरा ये लोग ऑनलाइन करते नहीं है। परेशानी इतनी है कि जो भी आदमी आम आदमी जाता है, मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, 80 स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कमीशन यहाँ बनाया था, इंक्वायरी का कमीशन, उसकी रिपोर्ट में जस्टिस ने खुद ही लिखा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आम आदमी को बहुत सताया जाता है और जो लोग वक्फ के दुश्मन होते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको वहाँ हाथों हाथ लिया जाता है। और वक्फ का जो स्टाफ है ये वक्फ एक्ट के प्रोविजंस के बिल्कुल बरखिलाफ काम करता है। तो इसलिए मेरी ये समझ है कि इनका पूरा निज़ाम जो है वो सीधा होना चाहिए। इनकी जो सर्विसेज है उनके अंदर टाइम की लिमिट होना चाहिए कि भैया रजिस्ट्रेशन इतने दिन में होगा। हमारे यहाँ का केस है, हमारे वहाँ का 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग है, तो पेंडिंग है, उनकी सुनवाई नहीं होती। आज कोई ज़मीन आप वक्फ की बेचने जाए तो सुबह जाए शाम में वो आपको ऑर्डर दे देंगे, आप अगर उनका हाथ गर्म कर दें और उनके नफ़े का सामान पैदा कर दें तो सब हो जाएगा। और डेवलपमेंट के लिए आप अगर कोई प्रपोजल डालते हैं तो डालते रहिए, वो सालों पड़ा रहेगा, उनको कुछ उसकी पड़ो रहती है। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि स्टेट वक्फ बोर्ड को हर साल उनकी एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सबमिट करनी होती है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको असेंबली के अंदर टेबल करेगी। लेकिन आज तक मेरी मालूमात नहीं है कि ना इन्होंने सबमिट किया है ना उन्होंने टेबल किया, क्योंकि उनको पता है कि यार ये पूरा निज़ाम सही नहीं है और उसमें वो खुद शामिल रहते हैं। सर्वे जो हर 10 साल तक करना इनकी जिम्मेदारी है। अपने यहाँ महाराष्ट्र का जो पहला था वो डिफिशियंट था, JPC ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, सही सर्वे हुआ नहीं था, इन लोगों ने ऑफिस के अंदर बैठ करके जो समझ में आया वो किया। तो सर्वे पहली फुर्सत में होना चाहिए। मौजूदा एक्ट का जो सेक्शन 22 है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के मेम्बरान अगर नहीं रहेंगे तो मेम्बरान की गैर मौजूदगी जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर पास होने वाली तजावीज़ को इनवैलिडेट नहीं करेगी। ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। उसका जो 2/3 जितने मेम्बर हैं उनके मौजूदगी है और उनकी मंजूरी के बगैर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी ना बेची जाना चाहिए, ना लीज पे दी जाना चाहिए, ना किराए पे दी जाना चाहिए, उसका कोई गलत इस्तेमाल होना चाहिए। ये सेक्शन 22 के अंदर तरमीम होनी चाहिए, ऐसा मेरा डिमांड पहले से राइटिंग में है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के खिलाफ है इसलिए गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। वैकेंसीज जो रहती हैं CEO हमारा परमानेंट बरसों से नहीं है, डिप्टी CEO नहीं रहता है, तो स्टाफ की कमी रहती है। ट्राइब्यूनल के अंदर जब जो चीफ है उसका जुडिशरी से अपॉइंटमेंट वो होता नहीं है, खाली रहता है, 1-2 मेंबर उसके अंदर कम रहते हैं, इसलिए ट्राइब्यूनल की एक्टिविटीज़ जो रहती हैं बंद रहती हैं। सालों ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन के बाद हियरिंग होती नहीं है
हियरिंग होती है तो जजमेंट रिजर्व फॉर जजमेंट करके 10-10 साल से केसेस पेंडिंग है। ऐसी मुतअद्दिद मिसालें, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, मालूम आपके अंदर ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। सेक्शन 55 और 54 जो इंक्रोचमेंट के ताल्लुक से है, आज भी जो एक्ट है वो उसका अमल तो खैर पहले से ही सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर खामी है कि इंक्रोचमेंट निकालने के लिए वक्फ बोर्ड का सीईओ जब फैसला करता है तो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन करना पड़ता है। ट्रिब्यूनल के बोलने को निकलते हैं, जो नहीं निकलते तो ट्रिब्यूनल को एसडीएम को यहाँ एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर एसडीएम सुनता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जजमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये जब लेंदी प्रोसीजर है, प्रोसीजर होने की वजह से उसका अमल दरामद होता नहीं। तो ये पावर ट्रिब्यूनल जब एक जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसका ऑर्डर होगा वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये पीछे की जो मुसीबत है जुडिशियल, इसके बाद एसडीएम के पास जाओ और पुलिस अथॉरिटीज़ के पास जाओ, ये उसके अंदर से खत्म होना चाहिए। इंक्रोचमेंट का जो रिमूवल का प्रोसेस है ये बिल्कुल प्रायोरिटी में निकलना चाहिए। सेक्शन 61 आज जो अमेंडमेंट वाला एक्ट पहले से मौजूद है जो चल रहा है, उसके अंदर पेनल्टीज मेंशन किए गए कि वक्फ एक्ट का कोई उल्लंघन करेगा तो उसके बाद क्या पेनल्टी। आपको हैरत होगी अगर मैं बताऊंगा कि उसके अंदर सिर्फ मुतवल्लिस का तस्करा है। इफ ए मुतवल्ली फेल्स टू डू सो एंड सो, एक लंबी लिस्ट है। अब यह मुतवल्ली जो रहता है ये फ्री में काम करता है, वो अपना काम धंधा छोड़ करके अपनी रकम खर्च करता है, अपना वक्त खत्म उसमें अंदर में डिवोट करता है और जाके कोई अल्लाह की प्रॉपर्टी की मस्जिद मदरसे की दरगाह की खिदमत करता है, तो उसकी कोई गलती के ऊपर उसको सजा है। और जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं वक्फ बोर्ड के अफसरान, जो अपने काम की तनख्वाह लेते हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इलीगली बेचते हैं और उसमें खुर्द करते हैं, इनके लिए पेनल्टी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ये अंधेर है जो ख़त्म होना चाहिए फ़ौरन। मुतवल्लिस को उसमें से निकाल लेना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो इनको ऑफिसर्स को तो उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा मैंने एक ये तजवीज़ है कि जैसा IAS, IRS और IFS ये सब गवर्नमेंट के जो कैडर्स है ना, ऐसा गवर्नमेंट को UPSC पे IW टेस्ट चालू करें, इंडियन वक्फ सर्विसेज, तो उसकी जब ट्रेनिंग होगी और वैसे जब उसके ऑफिसर मिलेंगे उनको वक्फ की पूरी मालूमात रहेगी कि आज जो परेशानी है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ नहीं मिल रहा, ट्रिब्यूनल के अंदर कोई लगाने के लिए लायक नहीं है, ऑफिसर से नहीं, उसके अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ऑफिसर नहीं। जब वो एक कैडर अलग से बनेगा और UPSC के अंदर जब हज़ारों बच्चे शामिल होंगे तो कुछ ना कुछ बच्चे उसमें यकीनन पास होंगे और जो ये काम करने के लिए काबिल रहेंगे और निज़ाम के अंदर सुधार का एक बाइस बनेंगे। एक सजेशन मेरा आखिरी है कि जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स रहते हैं इसके अंदर कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम रखें कि किसी कंज्यूमर को कुछ तकलीफ है तो वो ऑनलाइन कर दे, जो उनके पास एक सेक्शन रहता हुआ जाकर। ये हमारा वक्फ बोर्ड का काम ऐसा है कि इसके अंदर ये आपको दुनिया भर की तकलीफ दे दे, लेकिन आप इनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए उनके पास कोई मेकानिज्म नहीं, कोई सिस्टम नहीं है कि काम कौन सा काम कितने दिन में करेंगे, कब करेंगे। ये बस आपको टालते रहेंगे जब तक कि आप इनके रिश्वतखोरी के मामला में इनके शामिल न हो जाए तब तक। 2-3 बातें आज का जो मौजू है इससे हट करके मैं कुछ अर्ज करने की राय चाहता है ज़रूरी इसी से रिलेटेड है कि 30 जुलाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्रालय में मीटिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस साहब ने बताया और रेवेन्यू के जो मिनिस्टर है महसूल मंत्री डॉक्टर राधा कृष्ण पाटिल, ये दोनों शामिल थे। महसूल के सवाल का अधिकारी उसके अंदर शामिल थे और उनको ऑर्डर दिया गया था कि एकदम अर्जेंट आप लोग प्रपोजल बनाइए कि औरंगाबाद डिवीजन जिसमें कोई 8-10 अदला आते हैं वहाँ जो इनामी ज़मीन है जो कैटेगरी 2 में आती है उसको कैटेगरी 1 में ट्रांसफ़र करने का प्रपोजल बना करके गवर्नमेंट को सबमिट किया जाए। इतना जंगी पैमाने में काम हुआ है कि अभी जो इतवार की मीटिंग, इससे पहले की जो मीटिंग थी गुज़िश्ता हफ्ते वाली, उस मीटिंग के अंदर वो प्रपोजल आ भी गया, पास भी हो गया। जी आप इस हफ्ते में मेरी ऐसी समझ है कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह निकल जाएगा। और ये इनामी जो लैंड है औरंगाबाद डिवीजन के अंदर, यहाँ पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वही है और ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ज़मीन है। हैदराबाद के जो निज़ाम थे इसमें 42,710 हेक्टेयर खिदमत माश की ज़मीन है और 13,803 हेक्टेयर जो है ये मदद माश की ज़मीन। तो ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट का जो GR अभी निकलेगा उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया कि सिर्फ 5% आपको भरना है और वो ज़मीन आपके बाकी हो गई, जबकि आपका कुछ लेना देना अगर आपके कब्जे में और उसका जो पीरियड है वो पास हो गया तो आप 5% भरिए, जबकि 100% किसी दूसरे की ज़मीन 100% भर के भी नहीं मिलेगी ना। तो ये 5% के अंदर इतनी ज़मीन तबाह होने जा रही है जो जिसकी अक्सरियत जो वो औकाफ की ज़मीन। तो इसलिए हमको जहाँ ये सब करने जा रहे हैं
तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी तवज्जो देना, क्योंकि ये भी गैर अहम बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बिल की जो मुखालफत है ये हम लोगों को ज़रूर बसूर जितनी शिद्दत से करती है आ सकती है वो करना चाहिए। JPC को ईमेल करना चाहिए, JPC के जितने मेम्बरान हैं उनको करना चाहिए, और वो मेम्बरान जिस पार्टी के जिम्मेदार हैं, मतलब शरद पवार साहब हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, इन सब लीडरान से भी गुजारिश करना चाहिए कि वो अपने फीस को पाबंद करें। एहतजाज करना चाहिए कानून का दायरा में रहकर दूसरा मुमकिन है, क्योंकि आजकल पुलिस जो है वो थोड़ा उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे हट करके थोड़ा सा इंतजाम के रास्ते पर चली जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जितना प्रोटेस्ट करें वो करना चाहिए। इलेक्शन अभी हमारे यहाँ पे बिल्कुल फौरी तौर से कुछ 2-4 महीने के अंदर होने जा रहा है। उस इलेक्शन के अंदर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि वक्त की प्रॉपर्टी को तबाह करने के अंदर जो भी लोग ज़रा से इन्वॉल्व हैं उनको इससे दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। खास तौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो आदमी ऐसे हैं कि अगर हम 50 जगह मेहनत करने के बजाय इनसे मिले लीडर जो रहते हैं वो बड़ा खुशामद पसंद रहते हैं। तो अगर हम सिर्फ जा करके मिले, हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको मिलने के लिए गए, अच्छे बार बार अगर वोट हो जाएगा तो ये लोग की अगर जहनीत चेंज हुई और ये लोग ये सिर्फ दोनों की अगर मर्जी नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट इसके अंदर एक कदम भी चलने से मालूम हो जाएगी, उनको ये बिल वापस करना पड़ेगा। दूसरी बात इसके अंदर कोई रास्ता गवर्नमेंट के पास बचेगा नहीं, तो उनको फोकस करना चाहिए हमारी जो तदबीर है उसमें। और हमारी जब ज़ाती प्रॉपर्टी रहती है, मेरा प्लॉट है, आपका प्लॉट है, किसी का प्लॉट है, उसमें अगर कोई 1 फीट या 1.5 फीट अगर कोई इंक्रोच करता है तो उसके लिए हम जिस बेदारी का मुजाहरा करते हैं और जहाँ तक वो जंग हम लड़ते हैं, तो ये जो वक्त की प्रॉपर्टी है ये तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सबकी मिल की प्रॉपर्टी रहती है, और उसका हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी से हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। तो उससे जो शर्म हम सब के ऊपर मतलूब है, जो जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी का दिफा करने के लिए, वो जो इंक्रोच हो रही है, बेची जा रही है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बेदारी और उस जज्बे की जो ज़रूरत है वो आज हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। कल मौलाना उमरान साहब को मैंने फ़ोन किया था कि वक्फ बोर्ड के जो नए चेयरमैन साहब बने हुए हैं, तो इनको आप फ़ोन करिए कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने परसों एक तजवीज़ पास की थी कि ये जो बिल जो है ये पूरा रिजेक्ट हो जाना चाहिए, और वो तजवीज़ तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने ऑफिशियली JPC को भेज दी है। पहला वक्फ बोर्ड जो रहता है वो किसी भी रियासत के मुसलमानों की गवर्नमेंट की तरफ से आवाज़ समझा जाता है। हम लोग जितनी करेंगे इसके मुकाबले में उसका वजन कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो हमको ये चाहिए कि हमारे जो महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं, बीड़ के जो नए साहब बने समीर काजी साहब, तो इनको अप्रोच करना चाहिए। मैंने कल कहा तो मौलाना उमरान साहब ने उनसे बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, लेकिन ये ज़बानी है कि भाई वो मुखालफत दर्ज करेंगे और JPC को खत लिखेंगे। तो हम लोगों को इसका थोड़ा इत्मीनान कर लेना चाहिए कि वो जो ज़बान दे रहे हैं उस पर वो लोग अमल करेंगे, और अपने लिए जितना बने तो उतना हर आदमी कोशिश करे। जहाँ किसी मदद की ज़रूरत है तो वहाँ हम हाजिर हैं, कोई पैसा किसी को लगना नहीं है, और वक्तन फवक्तन हम लोग इस मामले में हर आदमी को जमा करना और हर आदमी तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई अगर आवाज़ दी जाए तो आप अपनी उसको शरई, कौमी, मिली जिम्मेदारी समझ करके उस आवाज़ को लब्बैक करें, और जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं लगना है, या तो आपको ईमेल करना है या एहतजाज में कहीं किसी भी तंजीम के अंदर शामिल होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों पर आप लोग अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को महफूज मामूल रखने के लिए जिस आदमी से भी बन पड़े वो अपने दही पूरी कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन खुद को सुनने के बाद तो कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। मैं अपनी बात मुख्तसर करूँगा, 1-2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। 2 चीज़ें, एक तो पहली बात यह है कि जो बिल पेश हुआ है 8 अगस्त को, तो 8 अगस्त को जो बिल पेश हुआ है तो उसने किरण रिजिजू ने खुद ही JCP में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ उसने रेफर किया। उसके पीछे राज क्या है, तो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ राज ये है कि ये जो दोनों हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, इन लोगों ने वहाँ मुखालफत की थी। प्री की उनकी मीटिंग हुई उसमें, लेकिन उनको ये कहा गया कि हाउस में आप फेवर कीजिए और जो एतराज़ है आप उसमें शामिल कीजिए। तो दूसरे जो पार्लियामेंट में जो मुस्लिम पार्टियाँ हैं वो ये मुद्दा ना उठाती, इसलिए उसने खुद ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तरफ इसने रेफर किया। ये एक बात है। तो उसका मतलब ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पार्टी के जो लोग थे वो
उनको एतराज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी ने वोटिंग दी है। तो इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए, उनका किस तरीके से हम एप्रोच हो, इस पर गौर और फिक्र होना चाहिए। तो बहरहाल मेरी ये समझ है कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब ये चला गया है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से एक्ट में अमेंडमेंट 44 उन्होंने अमेंडमेंट लाया है, एक्ट में 44 पॉइंट पर अमेंडमेंट लाया है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उनका जो मेन हथियार है, वो जो कलेक्टर को पावर डेलीगेट करना है, वो उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे वो, ठीक है, ये मेरी समझ है। तो ये गवर्नमेंट की इस तरीके से पॉलिसी है अच्छी, ये काम जो है ये मुसलसल करते हैं। और हमारी जो कौम है वो, ये वक्त का मामला है, मैं क्या मालूम, आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ, ये तो CCI वाले जाने, उलमा जाने, दानिश्वर जाने, वकला जाने, ये करते हैं। तो इसको हमें पब्लिक में लाना है। दो चीज़ है, एक तो पार्लियामेंट सतह पर लड़ना है, दूसरा हमारी अंदरूनी लड़ाई है। ये दोनों जगह पर हमको लड़ाई लड़ना है। और इसके लिए मेरी पहली गुजारिश ये है कि जो अभी कहा उन्होंने कि भाई अवामी सतह पर भी एहतजाज होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको भेजना चाहिए। और इस जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये इस प्रॉपर्टी को मैं तो समझता हूँ कानून इस तरीके से करना कि इसका यूज़ ये मुस्लिम कम्युनिटी करे। वक्त एक्ट जो है प्रॉपर्टी का यूज़ मुस्लिम कम्युनिटी करे। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चला सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी चूँकि हमारी है, उसका इस्तेमाल हमें करें, लेकिन गवर्नमेंट के लिए खराब टोटल जो है उसको बेचना चाहती है, ये एकदम क्लियर था। उसको हथियाना चाहती है और उनकी नज़र इसमें वो क्या करती है, मुसलमानों को अलग अलग पॉइंट पर उनको परेशान करके रखती है। CAA हुआ, NRC हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, ये तरीका है उनका काम करने का तरीका। जो हुकूमत आई अब उसको किस तरीके से निपटा जाए, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे लेवल पर बनना चाहिए, जिसमें इस मामले के दानिश्वर होना चाहिए, जो लीगल एडवाइजर हमारे एडवोकेट्स वो होना चाहिए, और उलमाए किराम होना चाहिए। इसका एक बनना चाहिए, उसमें राय अमल तय कर अगला स्टेप क्या लिया जाए ये तय किया जाए। ये एक मेरी अपनी राय है। दूसरी लड़ाई जो इन्होंने कहा है कि अंदरूनी जो लड़ाई है हमारी वक्फ में, तो वक्फ चूँकि हुकूमत है, जाहिर सी बात है कि जमहूरियत की 4 बेस है, मुकन्ना है, अदलिया है, इंतज़ामिया है और ये हमारे सहाफ़त है, ये 4 बेस है। वो होशियारी से उन सब जगहों पर उन्होंने कब्जा करके रखा है। ये उनके आदमी नहीं तो कहीं 100% तो नहीं है, लेकिन 60, 70, 80% नहीं। तो ये जो यहाँ पर जो ऑफिसर देते हैं वो उनकी मर्जी दे देते हैं और उनसे पैसा नहीं है। मैं एकदम इल्ज़ाम कर रहा हूँ, बगैर लेन देन के सब होता नहीं है। मेरिटोरी पर उनको नहीं चलता, यहाँ जिसकी हुकूमत है उस हुकूमत के हिसाब से उनके बंदे वहाँ अरेंज करते हैं। उनका जो मुफाद है वो मुफाद के हिसाब से वो जजमेंट वगैरह करा लेते हैं और फ़ायदा करा लेते हैं। तो इस लेवल पर हमको किस तरीके से लड़ना है, केसेस हैं बहुत दिनों से पेंडिंग है, क्या करना चाहिए, इस पर एक राय अमल तय होना चाहिए। अंदरूनी बात है तो ये दो जगह पर हमको लड़ना है और इसको आम किया जाए, आम पब्लिक में भी इस बात को किया जाए कि भाई ये वक्त क्या है, ये हमारी अपनी मिलती है। हम तो बहुत सारे मतलब मैं तो बहुत हैरान हूँ कि किस तरीके से हमारी समझ है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं वक्त को मालेगांव की एक मस्जिद थी, मालेगांव में एक जगह थी, एक बंदे ने उसको वक्फ किया, ज़बानी मस्जिद के लोग बैठे थे, ज़बानी उसने वक्फ किया कि इस जगह के ऊपर आप मस्जिद बनाने हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई, 5-6 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। मस्जिद के नौजवान के पास कुछ लोग आए कि भाई हम मस्जिद बनाना चाहता हूँ, तो मैं मस्जिद बनाने का खर्चा दूँगा। तो वो मस्जिद के जो लोग थे बोले ठीक है, ये जगह हमको वक्फ हो गई है। उन्होंने उस जगह के ऊपर बांधकाम शुरू कर दिया, बेटा कोई कागज़ पत्र नहीं। उस दरमियान में जिसने वक्फ किया तो उसका इंतकाल हो गया। अब उस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद चल गई। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आए तो हमने कहा कि कागज़ पत्र में होता है, वक्फ किया है उसका मुझे चाहिए, या उस ज़मीन को आपने खरीदी किया ये चाहिए। तो उन्होंने जब उतारा ला कर दिया तो उस पर वारस 3 बच्चों के नाम थे, जो जिसका इंतकाल हुआ, जिसने वक्फ किया तो उसके 3 बच्चों के नाम थे। हमने उनसे बात की कि भाई ये तुम्हारे वालिद वक्फ करके गए हैं, तो अब आप वारस हो गए, इसको हमको लीगली हमको इसको वक्फ में डाल दीजिए। तो उनका कहना ये था
कि वो हमारे वालिद साहब के, वो जाने उनका ईमान नहीं, ये जगह उनको खाली कर दे। ये पेशीदगी आ गई तो मैंने कहा कि ठीक है कि आपके जो है मतलब ये कि अब वो तो चले गए और उन्होंने ज़बानी कहा था इनके कहने के मुताबिक, लेकिन चूँकि अब ये प्रॉपर्टी पर मस्जिद बन गई है, मस्जिद चल गई है, इसलिए आप एक काम कीजिए कि इसको बेच डालिए, हम कीमत देने को तैयार हैं, जो भी कीमत होगी ये रास्ता हमने निकाला। तो वो बोले हम सोच कर बोलते हैं। तो मैंने फिर उन लोगों के जाने के बाद हम लोग फिर बैठ कर बोले तो भाई ये तीनों जो बंदे हैं, जो 3 भाई हैं, ये किसकी बात मानते हैं? तो उनसे आप बात करो, उनको कन्विंस करो, किस आलिम दीन की बात मानते हैं, ताकि उनको अल्लाह और रसूल की बात उनको समझाई जाए। तो उसमें 2 बंदे तैयार हो कि भाई ठीक है हम करेंगे। तो 2 बंदों से हमने लिख कर प्रपोजल डाल के रजिस्ट्रेशन करवाया, ये एक हुआ। लेकिन तीसरा बंदा तैयार नहीं था। तो तीसरे बंदे को बोले हाँ कीमत दे दो, और जो जगह है खाली तो हो नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से उसने माना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा ले लिया। ये सब जो पेशीदगियाँ आती है कि हम जो है ग्राउंड लेवल पर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हम कहीं भी एक और मैं बच्चों के साथ बताऊँगा कि एक मस्जिद है, मस्जिद के लोगों ने कहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मैंने कहा कि उसका उतारा लेकर आओ, तो उसने उतारा के लाया घरपट्टी की पाउंड। उसके ऊपर मैंने जब देखा तो वो ओपन स्पेस की जगह थी। तो मैंने बोला अपना भैया आप इस काम करो, आप अपने उलमाए दिन से पूछ लो कि यहाँ पर नमाज होती है कि नहीं होती, क्योंकि मसला है ना, हमारी मिल्कियत खुद की चाहिए, तो मिल्कियत होती है कि नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि फतवा मंगा चुके हैं, नमाज नहीं होती, आप अगर नमाज करेंगे तो महल्ले के लोग उसको मारे। तो मैं बोला ये ओपन स्पेस खरीदी बिक्री होती नहीं, ठीक है ओपन स्पेस खरीदी बिक्री होती, लेकिन इतनी उसका रास्ता इस तरीके से निकल सकता है क्योंकि इसकी मिल्कियत के ऊपर कॉर्पोरेशन का नाम है, और कॉर्पोरेशन को उसके ऊपर अमेंडमेंट करके उतनी जगह अगर वो खरीदी बिक्री करती है तो लीगलिटी हो सकती है। लेकिन आज चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए याद नहीं हो सकती जब हमारी बॉडी आएगी जब करेंगे तो उसको बांधकाम करना, ये सब है मसाइल हैं। हम जो काम करते हैं नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर तो उस पर भी हमारी नज़र नहीं रहती। हम हाई लेवल पे ठीक है सोच रहे हैं, ये तो ज़रूरी है, बगैर उसके तो कानून है, कानून एक बार बन गया बात खत्म हो जाएगी। 2013 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मीटिंग बुलाई थी अखिलेशों की, तो हमारा दिल्ली जाना हुआ था उस वक्त। तो वहाँ पर हम मीटिंग अटेंड करने के बाहर निकले और मौलाना तौफीक रज़ा खान से बातचीत हुई। उस वक्त तो केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारी मुलाकात उनसे करवाई गई। हम बात कर रहे थे तो वो केजरीवाल साहब ने बोला कि अगर हम इक़्तिदार पे आए तो सबसे पहले हम मुसलमानों को उनकी वक्त की जगह देंगे, तो उनको कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उस वक्त जैसा कि वकील साहब ने कि इतनी इनकम है वक्त की ज़मीनों की कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हालात देश में उलमाए किराम ने जो बनाया था कि जो बीजेपी को हरा सके तुम उसको जाकर वोट दे दो, ये नहीं कहा कि किसको देना है, बीजेपी को जो हराए उसको जाकर वोट दो। और ये हर घर में गया। और योगेंद्र यादव साहब का अगर आप बयान सुने होंगे रिजल्ट आने के बाद, उन्होंने ये कहा था कि मैं 14 में ये देख रहा था कि मुसलमानों को ये मोदी मसल के रख देगा, मगर आज सिर्फ 30% मुसलमान इत्तेहाद किया है, तो ये मोदी की ये हालत है। तो हमारा इत्तेहाद क्या कर सकता है, ये
हमारे उलमाए किराम मसाजिद के जरिए से, ऐसी मीटिंगों के जरिए से आप अगर इत्तेहाद पूरे देश में करवा दिए तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे आप लोग का पहले ये था कि हर वक्त मुसलमान को नुमाइंदगी दी जाए, ऐसी कोशिश हुकूमत हर हुकूमत करती थी। ये बिना मुसलमानों के 14 में हुकूमत बनाए तो लोगों को एक सोच बनी कि यार हम इनको दबा सकते हैं, मगर 24 में वो हालात बदल गए। अगर हम जो सेकुलर आदमी जैसे नीतीश कुमार, बिहार में 17% मुसलमान हैं, वहाँ मुसलमान एमएलए चुन के आते हैं। बंगाल में यही पोजीशन है, केरला में है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको सेकुलर उम्मीदवार आपकी बात उठाता है, जैसा कि कुल जमाती के जरिए से हम लोग ने सभी लोगों को ईमेल किया है, जो बंगाल का जो उनका भतीजा है बहुत अच्छी बात उठाए और वो एक लेडीज उठाई है, इनको खास तौर से बोला गया है। हम मुंबई गए थे, शरद पवार साहब को भी दिए और उद्धव ठाकरे से हमारा टाइम नहीं मिला, मगर हम वो दिए। अगर आपका इत्तेहाद ये कायम रहा, जैसे कि एक मिसाल आपके पास है बदरुद्दीन अजमल साहब की। बदरुद्दीन अजमल साहब 10 लाख वोट से ज़्यादा से हार गए। क्यों हारे? उसका वजह मालूम है? वो तलाक सलासा के बिल में पार्लियामेंट में हाजिर नहीं थे। वो जवाब ये पेश की कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मगर अवाम ने ये कहा कि तुम 5 साल में एक लफ्ज़ तलाक सलासा के खिलाफ बोले क्या? अगर हमारा यही मौक़िफ़ रहा कि हमारा नुमाइंदा हमारी बात उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, और आप ऐसे जवाब दे देंगे तो हर एक आदमी सोचेगा। उद्धव ठाकरे के पास जब शोभा नाई बचाव गई तो उसको उसकी बीवी के पास लेके गए और बोले देखो इसको मुसलमानों ने 1,98,000 वोट से ज़्यादा दिया है। और उनसे पूछा आप कभी मालेगांव गए? तो वो बोली नहीं। बोले देखो, इसलिए वो ताकत से बोल रहे उद्धव ठाकरे कि यार वक्त कि हम किसी को कुछ करने नहीं देंगे। अगर हम ऐसे सेकुलर लोगों को या सेकुलर तुम बनाओ, जैसा कि आउटर में आपकी ताकत है, आपके वोटर स्वयं 2001 का फसाद हुआ था तो आउटर के लोग आए थे उस वक्त तो निहाल साहब के पास कि हम किसको वोट देना, तो वो बोले जो तुम्हारा जान माल की हिफाजत करे उसको जाकर वोट दे। कोई पार्टी का नाम नहीं दिए। ऐसे ही पूरे देश में करना चाहिए और एक सेंट्रलाइज बनना चाहिए हमारा। जैसे कि यहाँ मौलाना उमरैन साहब हैं और मुंबई में कौन है, उड़ीसा में जैसे शाहनवाज साहब है, ऐसे एक्टिव रहना चाहिए। आज पूरे देश में पूरी ताकत से एक ही आदमी बात लाया। देखिए वो छतरपुर में जो बंगला ढाया गया तो असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई नहीं बोला। क्यों किया गया वो सवाल किया, क्यों ये किया उसका बोला। अगर आप बताएं कि यार हमारे जो लीडरान हैं अगर हर बात पे इकट्ठा हो जाएंगे, 30 पार्लियामेंट मेंबर सिर्फ ये बात पे इकट्ठा हो जाएंगे वक्त का कानून जो लाया गया है ये हम पार्टी नहीं, पहले हम हमारी कौम को देखेंगे, तो सरकार की ताकत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है और जहाँ जहाँ भी तुम्हारी ताकत है उनको इत्तेहाद करके अगर बोलेंगे तो हम जो है मुकाबला कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ये हमारा ईमान और अकीदा है कि हम दुनिया में जाने से पहले
ता क़यामत तक का अज्र लेने के लिए हम वक्त करते हैं, ये बात सच है। वो मोदी या उनको नहीं समझ रहा होगा, मगर वो अगर जाकर अरब देश में देखेंगे कि एक खजूर का बाग हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने जिस वक्त वक्फ किया है उसका बैंक अकाउंट आज भी है, उसकी खजूर का पैसा आज भी वहाँ की बैंक में जमा हो रहा है, ये इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बोलने का कि एक चीज़ हम मुनज़्ज़म तरीके से देखिए, मालेगांव शहर में एक वक्फ की जगह का एक सेंट्रलाइज बना लीजिए, जहाँ जहाँ से भी आता है, अगर एक मस्जिद का पैसा एक्स्ट्रा है तो वो उलमाए किराम से मालूम करके कुछ पैसा ऐसा फंड जमा कर लेना चाहिए जो MBBS कॉलेज बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे, या ऐसे बच्चों की मदद करे जैसे हमारे मुखैया हज़रात करते हैं, मगर छोटे पैमाने पे। ये मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे तो IAS ऑफिसर अगर हमारे जो है गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो हम मुकाबला कर सकेंगे। अब अब्दुल रहमान साहब आए थे, एक तो ऐसे ही हमारे मुसलमान जो है नहीं रहते हैं गवर्नमेंट में, अब वो IPS से इस्तीफा दे के आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए, हमको मुकाबला करना चाहिए। आपको एक ताकत मिल गई है, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो धीरे 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 इक़्तिदार से दूर हो गई। आज हम वापस सेकुलर हुकूमत के साथ जा रहे हैं, उनको भी एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी ताकत है। यही ताकत अगर हम उलमाए किराम और आप जैसे लोगों को आवाम में लेके आ गए कि भाई ये जो यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ ईदगाह झुपड़पट्टी है, ये ईदगाह थी, वक्फ की जगह थी, मगर वहाँ झुपड़पट्टी बच गई। आप जो है भाव दुनिया के तकिए के पास देखें या फिर उसके आसपास जहाँ दरगाह भी जगह है, ये सब हमारे लोग ही बसे हुए हैं। हम हमारी कौम को ये बता ही नहीं रहे हैं कि आप 1 इंच जगह किसी दूसरे की जगह पे बस गए हो तो तुम जो है गुनहगार हो, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। देखो, अगर आदमी ये सोचा है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ नियत पे मुनसिब रखी हुई है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी जैसी नियत है, जैसे मैं ये सोचूंगा यार मेरे एक बच्चे की शादी करना है तो गडर के ऊपर एक खोली बनानी है, अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे को मानता दयाना तले गाँव में एक अच्छी जगह लेकर बड़ा बंगला बना लूँगा तो वैसी नियत रहेगी। इसलिए उलमाए किराम को, हमारे उलमाए किराम को ये मसाजिद के जरिए से वक्फ की तहरीक को तेज करना चाहिए, ऐसी गुजारिश है। वक्त तो ज़्यादा है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।